Hello friends, welcome back on our YouTube channel Study with Civil Buddy. You are studying with कमलजीत ककराना। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर 7 है। ठीक है, लेक्चर 7 मतलब कि अपन ने लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने लेक्चर 6 तक अगर एक भी लेक्चर छोड़ा हुआ है तो वो जाकर के देखे, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रहती है। सोम के अंदर पिछला जो भी लेक्चर होगा उसकी कहीं ना कहीं आगे वाले से थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी रहेगी। आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो जेई लेवल के एग्जाम है उनके अंदर कहां कहां से कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो भी थियरी कंटेंट है वो अपन यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तक अगर किसी को लास्ट जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बता देना। और आज मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा, जो सेशन जो है अपना 5 o'clock पर होता है वो मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा कुछ रीजंस की वजह से। तो ये प्रीमियर होगा, और अगर आपको लगे कुछ डाउट्स हैं आपके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव कर देना, जो कल की जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर वो डिस्कस कर लिए जाएंगे, है ना। ठीक है, तो आज और एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि क्या क्या हो चुका है, मतलब कि सिलेबस में से अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं कि हो क्या क्या गया है। उसकी बात करें तो सबसे पहले अपन जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स या फिर मटेरियल्स, जिसके अंदर अपन ने काफी सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की वो कंप्लीट कर ली थी। फिर सेकंड बात करें एसएफडी एंड बीएमडी, एसएफडी एंड बीएमडी। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो है इसके अंदर अपन ने जो सिलेबस के अंदर जो बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन हैं उनमें से लगभग अधिकतर पॉइंट्स जो हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल करके चैप्टर का नाम अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। फिर रही बात एसएफडी एंड बीएमडी की, एसएफडी एंड बीएमडी में एक एग्जाम्पल करवाया है आपको जो कि इन डेप्थ है। अगर कोई नया है तो वो जाकर के देख लेना। एक एग्जाम्पल करवाया है कि एसएफडी और बीएमडी जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं या फिर ड्रॉ कैसे करते हैं, इनके लिए रिएक्शंस कैसे निकालते हैं, शियर फोर्सेस क्या होते हैं, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, टॉर्जन क्या होता है, ये सारे डिस्कस किए हुए हैं ना। तो अगर कोई नया है तो वो जाकर के एसएफडी जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको एक बार विजिट कर लेना, है ना। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, तो उसके थ्रू आप जाकर के सोम के पूरे लेक्चर्स वहां से देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी एसएफडी एंड बीएमडी की। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेंट्रोइड सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, centroid and moment of inertia for different different shapes for different shapes, ये भी बात हो चुकी थी। जैसा कि कल मैंने कुछ पोल करवाया था बीच में कि स्लोप डिफ्लेक्शन करवाएं या फिर सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए तो कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, तो वो जो टाइमिंग बच रहा था उसके अंदर हो गया था। फिर अब बात करेंगे अपन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की। आज इसके अंदर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की, तो ये भी आई होप कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को भी अपन जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि आपकी एग्जाम नज़दीक आ रही है अब, तो इस वजह से जितना भी एग्जाम से रिलेवेंट कंटेंट है ना वो आपको यहाँ पर पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फालतू के अंदर अंदर घुस रहे हैं, इसके अंदर इन डेप्थ जा रहे हैं, तो उससे कोई सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि टाइम सभी का कीमती है ना, आपका भी और हमारा भी। चलो आज के टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात करें कि डिफ्लेक्शन होता क्या है। डिफ्लेक्शन होता क्या है ये तो देखें एक बार। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है कि ये मान लो मेरे पास में कोई बीम है, इसके ऊपर कोई ट्रांसवर्स लोडिंग लग रही है, इसकी जो बीम की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर उससे 90 डिग्री के ऊपर अगर कोई लोडिंग लगेगी तो उसको ट्रांसवर्स लोडिंग बोलते हैं ना। और ट्रांसवर्स लोडिंग जैसे कि कोई पी लोड लग रहा है, तो पी लोड की वजह से जो भी डिफॉर्मेशंस आएंगी उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। अब देखो ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से है ना, फोर्स की वजह से क्या आएगा, शियर फोर्स, या फिर और जो बेंडिंग मोमेंट जो है, ट्रांसवर्स जो मोमेंट जो लगेगा उसकी वजह से क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट। ये दोनों चीज समझ आ गई होंगी यहां तक।
अब देखो क्या करते हैं, जो डिफॉर्मेशंस होती हैं, डिफॉर्मेशंस डिफॉर्मेशंस ड्यू टू शियर फोर्स, शियर फोर्स की ये जो है ये नेग्लिजिबल होती हैं। क्यों नेग्लिजिबल होती हैं? क्योंकि यहां पर दो टाइप की डिफॉर्मेशन आ रही हैं, एक शियर फोर्स की डिफॉर्मेशन है और एक बेंडिंग मोमेंट की एज ए बेंडिंग मोमेंट डिफॉर्मेशन आ रही है। तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो डिफॉर्मेशन आएगी वो ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में? शियर फोर्स के कंपैरिजन में। बेंडिंग मोमेंट की जो है वो हाई होगी। तो इस वजह से क्या करते हैं, शियर फोर्स की कैलकुलेशन पर्पज के लिए, शियर फोर्स की जो भी डिफॉर्मेशन है उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ आ गई आपको कि डिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफॉर्मेशंस शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो आ रही है वो उनमें से किसको नेग्लेक्ट करते हैं और किसको लेते हैं, किसको रखते हैं, है ना। अब देखो एक बार मैं ना इसका एक ब्रीफ जो है ना बता देता हूं कि किस किस मेथड से ये कैलकुलेट होता है, क्योंकि कई बार मेथड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार मेथड्स के छोटे छोटे थियोरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके लिए अपने को मेथड्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू, जो नॉलेज जो है ना ओवरव्यू एक बार देखना जरूरी है। तो फर्स्ट मेथड की बात करें तो डबल डबल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन मेथड। अगर कोई पुराना स्टूडेंट है तो उसने तो पढ़ भी रखा होगा कि डीआई मेथड क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन मेथड। अब इनके मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि ये किसके लिए सूटेबल होता है। प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक बीम के लिए। ठीक है, प्रिज्मेटिक बीम मैंने बताया था कि अगर एक ही मटेरियल का जिसका क्रॉस सेक्शन वगैरह सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिज्मेटिक बीम। और कंपोजिट बीम अलग अलग मटेरियल के दो या दो से अधिक मटेरियल, टू मोर देन टू मटेरियल से के जो बीम है अगर उनको कनेक्ट कर दिया जाए या फिर उनको जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट बीम। ठीक है, तो और ये किसके लिए वैलिड है, प्रिज्मेटिक बीम के लिए, जिसके अंदर E एंड I इसका यंग्स मॉडुलस एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कांस्टेंट होगा। ये ध्यान रखना, E एंड I जो है थ्रू आउट द सेक्शन, थ्रू आउट द बीम सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब एक और कंडीशन आती है, ये कब सुटेबल रहता है, जब इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ, टोटल लेंथ, जब बीम की जब टोटल लेंथ आप कवर कर चुके होंगे तो यहां से लेकर के यहां तक इसके टोटल लेंथ पर जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखी जाएगी ना, जो भी आप बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखोगे वो सेम होनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। उसमें चेंज नहीं होना चाहिए मतलब क्या है, लोडिंग दूसरी नहीं लगनी चाहिए। बीच में अगर कोई दूसरी लोडिंग लग गई तो यहां से इससे आगे जैसे आगे जाओगे क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। अब देखो ये तो हो गया इसका थियरी वाला पोर्शन कि इसके अंदर क्या आता है। अब इसका मैं एक इक्वेशन बता देता हूं, डबल इंटीग्रेशन के अंदर होता क्या है। ये एक इक्वेशन होती है ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स, मतलब कि इसके ऊपर अगर एक्स डिस्टेंस के ऊपर कोई सेक्शन कट किया है एक्स एक्स के ऊपर, तो उस सेक्शन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट जो लिखेंगे वो होता है एम एक्स। और ई पता है आपको यंग्स मॉडुलस, आई पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है ये इंटीग्रेशन वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और ई आई को अगर कोई आपसे पूछ ले कि ई आई को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट जेईएन लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर ई आई क्या है, या फिर ये पूछ ले फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज डिफाइंड एज, तो उसके अंदर ई आई, ई बाई आई, ई प्लस आई, ई माइनस आई ऐसे करके कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें से आप कौन सा टिक करके आओगे, ई इंटू आई, ई इंटू आई प्रोडक्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर। अब इससे ये इक्वेशन है आपकी मेजर इक्वेशन, इससे आप कैसे निकालोगे स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है, स्लोप और डिफ्लेक्शन। अब देखो अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूं बाई इंटीग्रेटिंग वंस,
अगर इसका एक बार मैं इंटीग्रेशन करूं बाई इंटीग्रेशन वंस, तो इसमें क्या मिलेगा मेरे को, ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम एक्स इंटू एक्स प्लस सी, एम एक्स इंटू एक्स प्लस सी। ये सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, डिस्टेंस आपको जो कि पता है। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ स्लोप। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स आपने जैसे पढ़ा है पहले भी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो ये यहाँ से तो जैसे ही इसके अंदर सेटिस्फाई करवाओगे कुछ बाउंड्री कंडीशंस को, तो इससे क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, स्लोप अपन ने कैलकुलेट यहाँ से इस इक्वेशन से कर लेंगे। फिर एक बार बाई इंटीग्रेशन अगेन, बाई इंटीग्रेशन अगेन, दोबारा से अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, ई आई इंटू वाई इक्वल टू एम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन इंटू एक्स प्लस सी टू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन सिखाने नहीं बैठूंगा ना, इंटीग्रेशन तो आई होप, और ये यूज भी नहीं आएगा ना, आपके यूज भी नहीं आएगा, इतना कोई डेप्थ में आपसे पूछेगा नहीं। एक तो मैं बस एक जस्ट बेसिक जो नॉलेज है उसके लिए बता रहा हूँ कि निकालते कैसे है ना, ताकि आपको थोड़ी बहुत फील आए इससे। तो ये देखो, ये जो y है यहाँ पर, ये क्या है, ये है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ये था मेरा। अब इसके अंदर अगर लोडिंग लगी तो ये हो गया ऐसे। अब ये यहाँ पर अगर मेरे को किसी ने पूछा कि ये कितना नीचे गया है, ये मान लो y नीचे गया है, y डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर ली यहाँ से, y डिस्टेंस नीचे गया है, तो ये y डिस्टेंस जो है इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। और ये डिफ्लेक्शन अगर डबल इंटीग्रेशन वाली, इसका नाम डबल इंटीग्रेशन इसीलिए है क्योंकि डिफ्लेक्शन अपन तभी पहुंचते हैं जब 2 बार इंटीग्रेशन कर चुके होते हैं ना। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आप सभी को। अगर कोई इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हो गया अपना पहला मेथड की अपन ने बात कर ली कि जो DI मेथड जो है इसके अंदर क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो मेथड है अपना इंपॉर्टेंट मेथड एग्जाम के रिस्पेक्ट से, वो बात कर लेते हैं मैकॉलेज मेथड। मैकॉलेज मेथड या आपने शायद जो पुराने स्टूडेंट है उन सब ने तो ये मेथड्स के नाम सुने होंगे, एक बार तो कहीं ना कहीं सुने होंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एक तो इम्प्रूवमेंट है, इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर DI मेथड है ना। DI मेथड के अंदर ही कुछ इम्प्रूवमेंट करके इसको बना दिया गया है। फिर दूसरा कि इम्प्रूवमेंट क्या किया, ये वैलिड किसके लिए है, प्रिज्मेटिक बीम के लिए, तो ये तो सेम रहा प्रिज्मेटिक बीम के लिए, तो इसमें तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं था कि भाई DI मेथड में प्रिज्मेटिक बीम के लिए वैलिड था और ये भी प्रिज्मेटिक बीम के लिए वैलिड है। लेकिन उसके अंदर क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन सेम रहेगी, तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन सेम रहेगी तो लोडिंग कांस्टेंट रहेगी कि लोडिंग जो एक लग रही है वो ही लगेगी, उसके बीच बीच में लोडिंग चेंज नहीं हो सकती। लेकिन इसमें क्या है, ये वैलिड है डिसकंटिन्यूअस लोडिंग, डिसकंटिन्यूअस लोडिंग, जिसके अंदर जैसे कि यहाँ पर लोडिंग लग रही है, फिर यहाँ पर लोडिंग लग रही है, फिर यहाँ पर लोडिंग लग रही है, तो ये कंटिन्यूअस लोडिंग नहीं है ना, डिसकंटिन्यूअस, एक बार अलग फिर अलग फिर अलग ऐसे लोडिंग लगती है, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस लोडिंग। इसका मतलब जो बेंडिंग मोमेंट जो इक्वेशन है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इज डिफरेंट along the length of beam। तो ये इसका मीनिंग हो गया। तो ये हो गया मैकॉलेज मेथड की बात। देखो तो मैकॉलेज मेथड की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इंप्रूवमेंट है किसके ऊपर, DI मेथड में जो इंप्रूवमेंट है उसके लिए। सेम चीज क्या है कि प्रिज्मेटिक बार के लिए ये यूज है, प्रिज्मेटिक बार के लिए DI मेथड भी यूज आता था। अब DI मेथड कहाँ यूज नहीं आता था, जहां पर डिसकंटिन्यूअस लोडिंग हो या फिर
बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो है वो सेम नहीं हो। तो वहां पर कौन सा मेथड लेकर के आए फिर? मैकालेस मेथड। तो ये मेथड हो गया मैकालेस मेथड। फिर नेक्स्ट मेथड जो है उसकी बात कर लेते हैं। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एग्जाम्पल जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कहीं भी यूज नहीं आएंगे। इनके डायरेक्ट जो है ना स्लोप और डिफ्लेक्शन कुछ केसेस के अंदर वो मैं आपको लिखवा दूंगा, तो उससे काम हो जाएगा आपका, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा सट क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट जो मेथड है उसकी बात करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिग्लियंस मेथड या फिर कॉन्टिग्लियंस थ्योरम। कॉन्टिग्लियंस ने एक थ्योरी दी थी, उसके ऊपर बेस्ड है। अब स्ट्रेन एनर्जी आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि स्ट्रेन एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। स्ट्रेन एनर्जी का भी नहीं पता है तो आप जाकर के एक बार प्रीवियस वीडियोस देखिए, है ना। अब देखो इसकी वही वापस से कंडीशंस देखते हैं कि किस किस के लिए वैलिड है। ये है प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक दोनों के लिए वैलिड, प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक बोथ के लिए, प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक बीम दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये इसकी एक अच्छी बात है कि अगर प्रिज्मेटिक नहीं हुआ तो भी ये वैलिड है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड या फिर कॉन्टिग्लियंस थ्योरम जो है। अब ये किस किस के लिए सुटेबल ज्यादा है? वेरी सुटेबल फॉर कैंटिलीवर, कॉमा फ्रेम, कॉमा आर्चेस एटसेट्रा, इन सब के लिए ज्यादा सुटेबल है। ज्यादा सुटेबल का मतलब ये नहीं है कि ये बाकी जो है उनके लिए सुटेबल नहीं है सुटेबल, लेकिन इनके लिए इक्वेशन वगैरह लिखने में इजी रहता है थोड़ा। ठीक है, इसलिए बोला है कि वेरी सुटेबल फॉर कैंटिलीवर, फ्रेम एंड आर्चेस एटसेट्रा के लिए। अब देखो कुछ मैं आपको स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, तो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी बता दूंगा मैं आपको, है ना। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स, इसकी अगर बात करूं तो ये होगा, इसको लिख देते हैं मान लो एस ए से, तो ये हो जाएगा पी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई ए ई इंटू डी एक्स। एक्स सेक्शन के ऊपर जो भी लोडिंग होगी पी एक्स का स्क्वायर अपॉन ए ई इंटू डी एक्स, तो ये हो गया एक्सियल फोर्स है उसकी वजह से। अब स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, अगर इसको लिखूं मैं एस बी इक्वल टू, अब इसमें देखो लोडिंग की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एम एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2EI, जबकि इसमें क्या था a इंटू ई। ठीक है, एम एक्स का स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू डी एक्स, तो ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट जो स्ट्रेन एनर्जी उसकी बात करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क की वजह से एस टी बोलूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगी टी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G एंड आई पी इंटू डी एक्स। अब देखो ये क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो थर्ड एक्सिस जो होगी ना, जेड एक्सिस, उसके अबाउट, है ना। और ये टी आपको पता है टॉर्क है, यहाँ पर जी आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर फोर्स। SF की वजह से अगर स्ट्रेन एनर्जी की बात करें, अगर मैं इसको लिखता हूं SS, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, SX का स्क्वायर डिवाइड बाई 2A इंटू जी इंटू डी एक्स। तो ये सारे फॉर्मूलाज ध्यान रखना, कई बार क्या है कि डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू दिस क्या होगी या फिर ड्यू टू दिस क्या होगी, है ना। अब देखिए एक चीज और, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि स्ट्रेन एनर्जी है ना डिपेंड किस किस के ऊपर करती है, स्ट्रेन एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है।
तो देखो यहां से देखो एक बार, ऑप्शन में एक्सियल फोर्स हो तो टिक करना है, बेंडिंग मोमेंट हो तो टिक करना है, टॉर्क हो तो टिक करना है, शियर फोर्स हो तो टिक करना है। ये चारों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना, अब देखो चारों ऑप्शन तो दे दिया, अब क्वेश्चन कई बार नन ऑफ दीज वाला भी आ जाता है, जिसके अंदर पूछ लेता है कि डिपेंड किस पर नहीं करती है, किस पर नहीं करती है, जिसमें चारों तीन ऑप्शन दे देगा, फिर लास्ट में या तो नन ऑफ दीज दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं छोटे मोटे थोड़े बहुत घुमाए हुए हो, उनका ध्यान रखना ना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया। ये हो गया यहाँ पर, ये अपना थर्ड मेथड, जो थर्ड मेथड जो था स्ट्रेन एनर्जी मेथड, वो कंप्लीट हो गया। इसका जो पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ मेथड की, मोमेंट एरिया, मोमेंट एरिया मेथड या फिर मोहर्स मेथड, मोहर्स मेथड। अब इसके अंदर देखो, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, ये किस किस के लिए सुटेबल है, दोनों के लिए, प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक। अब कब सुटेबल है ये वो भी देख लेते हैं। इजी टू ड्रॉ एम बाई ई आई डायग्राम, एम बाई ई आई डायग्राम। अब एम बाई ई आई डायग्राम का क्या मतलब है, अगर आप बी एम डी जो बनाते हो उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसके अंदर ई आई का डिवाइड कर दोगे, ई इंटू आई का डिवाइड अगर कर दोगे तो उसको बोलते हैं एम बाई ई आई डायग्राम, बी एम डी बाई ई आई डायग्राम। ये ड्रॉ करना इजी हो। और एक और कंडीशन होती है कि इजी टू फाइंड, इजी टू फाइंड एरिया एंड सीजी ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम। जो आपने एम बाई ई आई डायग्राम बना तो लिया, लेकिन अगर उसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो या फिर सीजी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो इजीली, मतलब कैलकुलेट तो कर लोगे लेकिन हो सकता है कि आपके पास में कुछ उल्टी सीधी शेप बन गई ऐसे कुछ, उसका आपसे एरिया नहीं निकल रहा हो या फिर हो सकता है इसका सीजी नहीं निकल रहा हो, तो उस कंडीशन में मोमेंट एरिया मेथड अपन यूज नहीं करेंगे। और अगर इजी है निकालना इसका सीजी और एरिया तो मोमेंट एरिया मेथड जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मेथड की बात करें, नेक्स्ट और जो लास्ट मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है कॉन्जुगेट मेथड, कॉन्जुगेट मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको भी मोहर्स मेथड बोलते हैं। अब इस मेथड के अंदर देखो क्या है कि ये दोनों के लिए सुटेबल होता है सेम, प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक। फिर से वापस से सेम कंडीशन कि इजी टू ड्रॉ, इजी टू ड्रॉ एम बाय ई आई डायग्राम, और वही सेम दूसरी एक और कंडीशन थी कि इजी टू फाइंड, इजी टू फाइंड एरिया एंड सीजी ऑफ एम बाय ई आई डायग्राम। तो यहाँ तक आप सभी को एक मेथड्स का जो ओवरव्यू है वो मैंने दे दिया है यहाँ तक। अगर इसमें किसी को कुछ दिक्कत हो, किसी का कोई कमेंट हो, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर देना, है ना। उसका कल जो भी लाइव सेशन होगा उसके अंदर या फिर हो सका तो कमेंट्स के अंदर भी रिप्लाई कर दिया जाएगा। अब देखो कॉन्जुगेट बीम मेथड के अपन अंदर अगर बात करें कि कॉन्जुगेट बीम होता क्या है, तो इसकी बात करूं तो ये होता है एक इमेजिनरी बीम, जिसके अंदर अगर इसकी लोडिंग डायग्राम की बात करें तो लोडिंग डायग्राम जो है इसके अंदर वो क्या होता है, वो होता है एम बाई ई आई डायग्राम। अगर किसी बीम के लिए आपने एम बाई ई आई डायग्राम बनाया, जैसे कि ऐसा कुछ एम बाई ई आई डायग्राम बन गया आपका, है ना, तो ये जो होगा ना एम बाई ई आई डायग्राम, ये कॉन्जुगेट बीम के लिए क्या होगा, लोडिंग डायग्राम। मतलब कॉन्जुगेट बीम जो भी बनाओगे उसके ऊपर ये लोडिंग लग रही होगी, ठीक है।
यहाँ तक सबको समझ आ गया कि इमेजिनरी बीम क्या होता है और मतलब कॉन्जुगेट बीम क्या होता है और ये मेथड्स क्या क्या हैं। तो यहाँ तक की बात हो गई। फिर देखो कुछ एक दो चीजें और हैं इंपॉर्टेंट डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले टॉपिक के अंदर। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो ये कब यूज करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे जो कि विच आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन लोड, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन लोड, जो लोड के ऊपर लीनियरली डिपेंडेंट हो। जैसे कि एग्जांपल्स की अगर बात करूं मैं, स्ट्रेस है, स्ट्रेस डायरेक्टली, स्ट्रेस क्या है, पी अपॉन ए। स्ट्रेन है तो स्ट्रेन भी डायरेक्ट ई इंटू एप्सिलॉन, तो यहाँ से स्ट्रेन जो है सिग्मा अपॉन ई करोगे तो यहाँ से इसके ऊपर लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, पी अपॉन ए करोगे तो उससे। फिर बात करते हैं स्लोप, स्लोप भी डिपेंड करता है या फिर डिफ्लेक्शन, इन सब की बात, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बात करें। अब देखो इस मेथड ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होंगे ना, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किसी भी सेक्शन के ऊपर, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एनी सेक्शन, ये किस क्या होंगे, समीशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल, यहाँ पर कुछ अलग स्लोप आ रहा है, यहाँ पर कुछ अलग स्लोप आ रहा है तो इनको इंडिविजुअली काउंट करेंगे, ये समीशन काउंट करेंगे, समीशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसा कि इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये मान लो, ये मेरे पास में कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर अलग अलग कुछ लोडिंग लग रही है, मान लो 4 लोडिंग मैंने ले ली। ठीक है, P1 P2 P3 एंड P4, L1 L2, ये इनकी डिस्टेंस है सब। अब देखो, अब अगर मेरे को यहाँ पर थीटा डी कैलकुलेट करना है, डी पॉइंट के ऊपर, ये मान लो मेरा डी पॉइंट है, ए बी सी ई और ये डी। अगर डी पॉइंट के ऊपर मेरे को कैलकुलेट करना है तो सुपरपोजिशन की थ्योरम क्या कहती है कि इन सब की ये जो सारे लोड्स है ना, इनकी वजह से जो भी स्लोप आ रहा है या फिर डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो स्लोप आ रहा है उनको सबको ऐड कर दो। D2 हो गया, थीटा D3, थीटा D4, ये सारे ऐसे सेम जो हो जाएगा, ये सेम डिफ्लेक्शन के अंदर हो जाएगा, D1 D2 D3 एंड डेल्टा D4। तो ये आपको सुपरपोजिशन, जो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन है वो समझ आ गया ना, इसका एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया मैंने, है ना। अब देखो एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो आपकी टर्म आती है, कहीं पर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लेता है कि मैक्सवेल मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या होता है। तो ये मैं आपको डायग्राम की हेल्प से डायरेक्ट समझा देता हूँ। ये देखो, मान लो इस पर किसी फ्री एंड के ऊपर, जैसे दो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए इसके ऊपर, ए और ये बी, ये ए था और ये बी था, इसके ऊपर पी लोड लग रहा है। अब इसका ये डिफ्लेक्टेड शेप है। अब इसके ऊपर यहाँ पर ए के ऊपर जो है ना, डिफ्लेक्शन जो है वो डेल्टा ए मान लेते हैं अपन। डेल्टा ए किस वजह से, बी के ऊपर जब लोड लग रहा है उसकी वजह से। जबकि जबकि अगर सेम कंडीशन, सेम बीम हो और उसके ऊपर अगर मैं ए के ऊपर लोडिंग लगा दूं, ए के ऊपर लोडिंग लगा दूं और मैं डिफ्लेक्टेड शेप देखूं और मैं यहाँ पर अगर बी के ऊपर डेल्टा बी जो है ये देखूं, तो ये जो पी है ए पॉइंट पर लग रहा है, अब बी पॉइंट, तो ये जो दोनों जो डिफ्लेक्शन आएंगे ना, डेल्टा ए इक्वल टू होंगे डेल्टा बी, ये दोनों इक्वल होंगे।
जब जब लोडिंग किसी पॉइंट के ऊपर लग रही है, उसकी वजह से अनदर पॉइंट के ऊपर अगर डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो सेम होगा जब जो अनदर पॉइंट के ऊपर लोडिंग लगे और जो पहले वाला जो अपना प्रीवियस पॉइंट है उसके ऊपर डिफ्लेक्शन निकाला। ठीक है, सेम सेम इसी केस में अगर यहाँ पर मोमेंट लग रहा होता, यहाँ पर मोमेंट लग रहा होता, तो जो थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, मतलब स्लोप जो है वो सेम हो जाता, स्लोप जो है वो सेम हो जाता। ये यहाँ पर आप इस चैप्टर की जो थियरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसके कुछ केसेस होते हैं, जो केसेस हैं वो करवा देता हूँ मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो। सबसे पहला केस देखना, सबसे पहला केस है केस 1 फॉर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, देखो कैंटिलीवर बीम के लिए पहला केस क्या है कि इसके अंदर अगर फ्री एंड के ऊपर लोडिंग लग रही है W और इसकी लेंथ है L, लेंथ है L, तो इसके अंदर मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम थीटा मैक्सिमम की अगर बात करें, फ्री एंड के ऊपर होगा जो कि थीटा मैक्सिमम अगर बात करूं तो ये हो जाएगा WL² अपॉन 2EI। और अगर मैं बात करूं वाई मैक्सिमम या फिर डेल्टा मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम जो होगा उसकी, तो हो जाएगा WL³ अपॉन 3EI, 3EI। ये यहां से ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस 2। केस 2 इसी का है कि अगर ये लोडिंग जो फ्री एंड पे लग रही थी, जो लोडिंग जो है फ्री एंड के ऊपर जो लग रही थी, ये अगर मिड के अंदर, बिल्कुल मध्य के अंदर आकर लग जाए अगर L/2 पर, तो जो डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम वो फ्री एंड के ऊपर कितना होगा, थीटा मैक्सिमम, थीटा मैक्सिमम एट फ्री एंड, एट फ्री एंड थीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा WL² अपॉन 8EI। अब देखो इनको है ना डायरेक्ट आप ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब अगर इनका मैं सॉल्यूशन करवाने बैठूंगा ना हर एक का यहाँ पर, तो जितने में लेक्चर्स अभी बचे हैं ना सोम के, उतने में तो ये डिफ्लेक्शन का टॉपिक ही खत्म हो पाएगा। फिर बात करें वाई मैक्सिमम की, वाई मैक्सिमम की अगर बात करें वो कितना हो जाएगा 5WL³ अपॉन 48EI। कैंटिलीवर के ऊपर अगर मिड में लग रहा है पॉइंट लोड, तो वाई मैक्सिमम 5WL³ अपॉन 48EI हो जाएगा। नेक्स्ट जो केस थर्ड है उसकी बात करते हैं। केस थर्ड जो है कैंटिलीवर के अंदर इम्पोर्टेंट जो है आपके यहाँ पर, अगर यूडीएल लग रहा हो, यूडीएल लग रहा हो जिसकी इंटेंसिटी दी हुई है W किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है, तो वाई मैक्सिमम जो होगा फ्री एंड के ऊपर, वाई मैक्सिमम होगा WL⁴ डिवाइड बाई 8EI, और जो थीटा मैक्सिमम जो होगा, स्लोप होगा जो मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा WL³ अपॉन 6EI। L इसकी टोटल लेंथ है। केस थर्ड हो गया अपना। फिर बात करते हैं, फिर किसकी बात करेंगे, अगर यहां तक अगर किसी को कोई इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है ना। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फिर देखते देखते ही क्वेश्चन को टिक करोगे। अगर ये आपको मेमोराइज होंगे, अगर ये आपको याद होंगे, तो आप देखते ही टिक करोगे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट केस और आता है, नेक्स्ट केस जो है, कितने केस हो गए, फोर्थ केस होगा आई थिंक, ठीक है। फोर्थ केस की अगर बात करूं कि है कैंटिलीवर बीम ही, लेकिन इसके फ्री एंड के ऊपर क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, मोमेंट लग रहा है M किलोन्यूटन मीटर।
m किलो न्यूटन मीटर लग रहा है, तो इसकी वजह से अगर बात करूं मैं थीटा मैक्सिमम की, तो वो आएगा ml अपॉन ई आई। और अगर y मैक्सिमम की बात करूं, और जो दोनों मैक्सिमम होंगे वो कहाँ पर होंगे, फ्री एंड के ऊपर, एम एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर आपका। और अगर कैंटिलीवर के ऊपर अगर वेरिंग लोड हो, कैंटिलीवर के ऊपर एक केस और है, केस फिफ्थ, इसके ऊपर अगर वेरिंग लोड हो, वेरिंग लोड का आप सबको पता है कि कैसा होता है वेरिंग लोड। ऐसा कुछ जो फ्री एंड के ऊपर जीरो इंटेंसिटी है और फिक्स्ड एंड के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर अगर थीटा मैक्स की बात करूं मैं फ्री एंड के ऊपर, तो वो हो जाएगा WL³ अपॉन 24 EI। और अगर वाई मैक्स की बात करूं तो वो हो जाएगा WL⁴ डिवाइड बाई 30 EI, 30 EI। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। ये हो गए कैंटिलीवर के जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस थे। ठीक है, ऐसे तो लोडिंग को चेंज करते जाओ या फिर स्पान को छोटा बड़ा करते जाओ या फिर आधे स्पान के ऊपर लोडिंग लगा दो, आधे पर मत लगाओ, ऐसे करके तो बहुत सारे केसेस बनते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, वो मैंने सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं। फिर बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के जो भी केसेस हैं उनकी। सिंपली सपोर्टेड बीम के जो भी केसेस हैं उनकी। सिंपली सपोर्टेड बीम का केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट की अगर बात करें, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अगर देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे पास में ये, अगर इसमें सेंटर के ऊपर मेरे पास में इसेंट्रिक लोड, मतलब सेंटर पे, या फिर इसको इसेंट्रिक लोड भी बोल सकते हो, इसेंट्रिक पॉइंट लोड लग रहा है ना, पॉइंट लोड P एक ही पॉइंट के ऊपर लग रहा है, तो ये इसको बोलेंगे पॉइंट लोड। ठीक है, L/2 दोनों साइड से, तो ये सेंट्रिक हो गया। अब इसके ऊपर अगर मैक्सिमम स्लोप एट सपोर्ट्स, क्योंकि देखो इसका जो कुछ डिफ्लेक्टेड जो शेप होगा ना, वो कुछ इस टाइप से होगा, है ना। तो मैक्सिमम स्लोप जो होगा ना, वो तो होगा यहाँ पर, थीटा तो मैक्सिमम यहाँ पर होगा, और जो डिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पर होगा मैक्सिमम। तो अब देखो बात करते हैं थीटा मैक्स की। थीटा मैक्स होगा एट सपोर्ट्स। सपोर्ट्स पे कितना होगा, दोनों सपोर्ट्स पे सेम ही होगा, WL² अपॉन 16 EI, 16 EI। और अगर वाई मैक्स की बात करूँ मैं, वाई मैक्स मिड के अंदर सेंटर पे मैक्सिमम होगा, तो वो कितना हो जाएगा, WL³ अपॉन 48 EI, 48 EI। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर देखो नेक्स्ट बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड के अंदर ही केस 2 की। सिंपली सपोर्टेड पे अगर यूडीएल लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड मेरे पास में बीम है, इसके ऊपर अगर यूडीएल लग रहा है, अगर यूडीएल लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी W किलो न्यूटन, ठीक है, ये एल। अब सपोर्ट्स के ऊपर फिर से थीटा मैक्स की बात कर लेते हैं। थीटा मैक्स इक्वल टू WL² अपॉन 24 EI, ये तो हो गया थीटा मैक्स। और अगर वाई मैक्स की बात करें तो वाई मैक्स हो जाएगा, वाई मैक्स हो जाएगा कितना, 5WL³ अपॉन 384 EI, ये हो जाएगा इसका वाई मैक्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड की अगर बात करूं मैं, इसमें अगर कोई आपका इम्पोर्टेंट केस है तो वो यूवीएल वाला। ये मेरे पास में बीम है सिंपली सपोर्टेड, इसके अंदर अगर मेरे पास में ये यूवीएल है,
ठीक है, इसके सेंटर पे इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितनी है? W। ये इसके ऊपर लोडिंग लग रही है जो कि यूवीएल लोडिंग, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग। मैक्सिमम स्लोप जो होगा सपोर्ट्स के ऊपर थीटा मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा? WL² अपॉन 24, ओ सॉरी WL क्यूब अपॉन 192 EI, ये हो गया। वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा? WL की पावर 4 अपॉन 120 EI। ये कहाँ पर होगा? सेंटर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सेंटर के ऊपर ज़्यादा इंटेंसिटी है लोडिंग की। तो ये बात हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम की। डिफ्लेक्शन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस थे, तीनों पॉइंट लोड की, यूडीएल की और यूवीएल की बात कर ली। फिर नेक्स्ट और जो लास्ट बीम है अपने पास में, फिक्स्ड बीम, उसकी बात कर लेते हैं। फिक्स्ड बीम की, फिक्स्ड बीम के पहले केस की बात करेंगे अपन। तो केस फर्स्ट की अगर बात करें, उसमें इसेंट्रिक लोडिंग अगर लग रही है फिक्स्ड बीम के ऊपर, ये मान लो मेरे पास में W लोडिंग लग रही है L/2 के ऊपर, इसेंट्रिक बोल दिया मैंने यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है? सेंटर के ऊपर लग रही है ये हो गया। अब देखो फिक्स्ड एंड के ऊपर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 होगा, डिफ्लेक्शन जो है वो भी 0 होगा, क्योंकि जब एंड जब फिक्स्ड है तो उसमें ना तो कोई स्लोप आएगा ना कोई डिफ्लेक्शन आएगा। अब इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किस शेप में आएगा? देखो यहाँ से कुछ स्टार्ट होके वापस से यहाँ लेकिन 0 रहेगा, दोनों जो एंड्स है ना उनके ऊपर 0 रहेगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। फिर इसकी बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा कितना। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा? वाई मैक्सिमम कहाँ पर आएगा? सेंटर के ऊपर। वाई मैक्सिमम एट सेंटर इज इक्वल टू WL³ अपॉन 192 EI, ये आएगा। तो ये ध्यान रखना। फिर इसके नेक्स्ट केस की बात करते हैं, फिक्स्ड बीम के नेक्स्ट केस की। केस 2, जो सेकंड केस है इसी का, उसकी बात कर लेते हैं कि अगर फिक्स्ड बीम है मेरे पास में और उसके ऊपर अगर यूडीएल लग रहा है, जिसकी इंटेंसिटी है W किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी थीटा 0, यहाँ पर वाई 0, यहाँ पर भी सेम अगेन थीटा 0 वाई 0 एंड्स के ऊपर। तो एंड्स के ऊपर तो यही कहानी रहेगी सेम, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन की बात करें वाई मैक्सिमम सेंटर के ऊपर, तो वो हो जाएगा WL की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI। अब इसको देखो, ये 1/5 होगा SS के। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर जो भी डिफ्लेक्शन आता है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, अगर उसमें 5 का डिवाइड कर दोगे तो आपका फिक्स्ड बीम के लिए, यूडीएल के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट केस की, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। केस थर्ड, अगर फिक्स्ड बीम के ऊपर यूवीएल लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी W मैक्सिमम है सेंटर के ऊपर, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सेंटर की बात करें, एट सेंटर जिसकी लेंथ L है, तो वाई मैक्सिमम की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 7 WL³ डिवाइड बाई 1920 EI। ये W जो है ये टोटल W है ना, टोटल वेट है या फिर टोटल लोडिंग है। और अगर इसी को W, ये अगर पर लेंथ में अगर बात करोगे इसी की, तो हो जाएगा 7 इंटू W इंटू L की पावर स्मॉल W इंटू L की पावर 4 डिवाइड बाई 3840 इंटू EI। तो ये आज का टॉपिक जो अपना था डिफ्लेक्शन जो है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट हो चुका है।
जिसमें अपन ने मेथड्स देखे हैं, डिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर इसके इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो देखे हैं। अब इसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा जो सोम का सिलेबस और कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में क्या है कि क्वेश्चंस लेकर के आने लग जाएंगे आपके लिए। जल्द ही क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जिससे आपको रिलेवेंसी का आइडिया हो कि जो अपन पढ़ रहे हैं क्या वो सही में वही रिलेवेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करोगे तो उससे ये होगा कि हाँ, लोगों के तक जो कंटेंट जो एग्जैक्टली जो लोगों को चाहिए, जो कंटेंट वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है, और जो 1 रुपये का डोनेशन जो कर सकता है, जो समर्थ है, वो करे, ताकि दूर दराज बैठे या फिर जिनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर जिनके पास कोचिंग की फीस 15 या 20 हज़ार रुपये भरने की जिनकी क्षमता नहीं है, वो भी जेईएन बनने का जो सुनहरा मौका जो है उसको पा सके। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल।